बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अब तक के साथ मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार। हुकूमती कमेटी और तालिबान के दरमियान खुफिया मकाम पर मुज़ाकरात का बाकायदा तौर पर आगाज हो गया है। मुतालबात का भी कुछ उनके भी तबादले हुए हैं और जिसमें कैदियों की रिहाई से लेकर ये जो अमन की इस वक्त एक सीज फायर चल रहा है 1 महीने का, उसकी एक्सटेंशन की भी बात की जा रही है और दीगर मामलात हैं। तो हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं कि ये खबरें मीडिया पर छाई हुई हैं और जाहिर है मीडिया इनको उठाता इसलिए भी है कि इससे हमारे मुल्क का अमन जुड़ा है और हमारे यहाँ पाकिस्तानियों की मासूम जानें भी उनका तहफ़्फ़ुज़ भी इससे जुड़ा है। तो ये मामलात इनको ज़ेरे बहस लाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। लेकिन इन तमाम बातों में जो चीज़ें नज़रअंदाज हो रही हैं वो तमाम हुकूमतें जो चारों सूबों की हैं उनकी गवर्नेंस है। और जाहिर है इस 37 मिनट्स और 40 मिनट्स के प्रोग्राम में हम चारों सूबों की गवर्नेंस पे तो बात नहीं कर सकते। आज के प्रोग्राम में हम 2 सूबों की बात करेंगे, सिंध की परफॉर्मेंस की बात करेंगे जहां पर हम देख रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन तो खराब है ही, फिर हालिया अभी जो थर में वाकयात हुए हैं उसको लेकर भी जब तक मीडिया वो इशू सामने नहीं लाया किसी के कान पर जूं तक नहीं रहेंगी। और फिर देखने में ये आता है कि हमारे वजीर आला जो हैं सिंध के कायम अली शाह साहब, वो ये फरमाते हैं कि जनाब ये जो थर का मामला हुआ है इसमें बच्चों की हलाकतें हमारी हुकूमत या किसी अफसर की इसमें कोई कोताही नहीं है। अभी तक जिम्मेदार कौन है इसका तयन नहीं हो सका। 200 के करीब जानें चली गई हैं, अभी भी वहां पर अमवात का सिलसिला जारी है और मीडिया इसको ओवर प्ले कर रहा है। वजीर इत्तलात सिंध साहब तो ये फरमाते हैं जबकि कायम अली शाह साहब इसमें कोई साजिश देख रहे हैं। तो ये बच्चों का मर जाना, अपनी गफलत, अपनी कोताहियों को दुरुस्त करें बजाय इसके कि इल्जाम किसी और को धर दें। और जो दीगर इशूज हैं उस पर बात करेंगे। केपीके की मैं यहाँ पर जरूर बात करना चाहूंगी। आपको याद होगा कि केपीके में इमरान खान साहब ने जाहिर है हुकूमत में आने से पहले जो उनका मंशूर था वो कहते थे कि ड्रोन अगर रुक जाएं तो फिर अमनो अमान आ जाएगा। लेकिन हम देख रहे हैं 3 महीने से कोई ड्रोन हमला नहीं हुआ है मगर केपीके में मुतवातर दहशतगर्दी की कार्रवाइयां जारी हैं। तो क्या ये उनकी हुकूमत का फेलियर है वहां पर? और हालिया अभी उनकी असेंबली में जो अरकान असेंबली हैं उनकी 190% यानी उनकी सैलरीज में इतना इजाफा किया गया है। तो क्या आवाम के मसाइल हल कर दिए गए जो उन्होंने अपनी सैलरीज और अपनी जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं उनमें इजाफे का सोचा? फिर एक पोलियो लेडी हेल्थ वर्कर है, उनको अगवा किया गया पेशावर में, सलमा नाम था उनका। उसके बाद 24 घंटे के अंदर उनकी लाश मिलती है और जिस तरीके से उन्हें मारा गया है वो बर्बरियत की खुली मिसाल है। पहले उन पर बहुत सारी फायरिंग की गई, फिर राइफल के बट भी उनके जिस्म पे उसके निशान है और फिर छुरियों से भी उनके जिस्म पर कट लगाए गए हैं। तो हमें मालूम है पोलियो वर्कर्स के पीछे, उनकी अमवात के पीछे एक बैकग्राउंड है। जो लोग पाकिस्तान में नहीं चाहते कि पाकिस्तान तरक्की करे, पाकिस्तान के आइन को नहीं मानते, दहशतगर्द है, इंतहा पसंद है, वो इसके खिलाफ हैं। तो क्या ये उनकी कार्रवाई है? और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत इस पर चुप क्यों है? आमना बिल्कुल गलत हुआ, पंजाब में आमना ने जिस तरह खुदसोजी की इंसाफ न मिलने पर, उस पर तो खैबर पख्तूनख्वा से हमें आवाज उठती नजर आती है मगर उनके अपने सूबे में जो नाइंसाफी और जुल्म हो रहा है उस पर वो आवाज क्यों नहीं उठाते? तो गवर्नेंस के इश्यूज क्या है, कैसे दुरुस्त होंगे, इस पर बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहूंगी। जो मेरे साथ गेस्ट हैं उनका तारुफ करा देती हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ फयाजुल हसन चौहान साहब मौजूद हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा और डिप्टी स्पीकर सिंध असेंबली शैला रजा साहिबा ने भी हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है, बहुत बहुत शुक्रिया। वो इस वक्त थर की तरफ जा रही हैं, यानी वहाँ पर जो इमदादी काम है उनकी मॉनिटरिंग करने और सारे मामला देखने। दूसरी जानिब सीनियर सहाफ़ी और कॉलम निगार, जाहिर है आपके कॉलम से हम बहुत कुछ हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, सीखते भी हैं। हारून रशीद साहब ने हमें ज्वाइन किया टेलीफोन लाइन पर, आप तीनों हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। आगाज करना चाहूंगी मैं शैला रजा साहिबा आपसे, क्योंकि इस वक्त हम हुकूमतें जो है सूबाई हुकूमतें उनकी गवर्नेंस के इशू पे बात कर रहे हैं। थर का मामला होता है, मीडिया पे हाईलाइट होता है, उसके बावजूद तनकीद भी होती है और हुकूमत एक वक्त में हम देखते हैं कायम अली शाह साहब अपनी कोताही भी तस्लीम करते हैं। मगर इतने दिन गुजर गए हैं, अभी भी ऐसी खबरें आ रही हैं कि इंतजामिया ने गफलत बरती। अभी भी कुछ कितने लोग ऐसे हैं, 22,000 फैमिलीज ऐसी हैं, आज सिंध हाई कोर्ट में बताया गया, जिन तक ये रिलीफ अभी तक नहीं पहुंचा है। तो ये गवर्नेंस के इश्यूज हैं, आपके क्या मसाइल हैं, ये क्यों नहीं हल हो पाते और बार बार फिर मीडिया को हाईलाइट करना पड़ता है और आप लोग कहते हैं कि हम ओवर प्ले कर रहे हैं? शैला साहबा।
देखिए सदर, बहुत शुक्रिया। इस वक्त वहाँ पे हुकूमत के अलावा ना सिर्फ बहुत सारी एनजीओ बल्कि हमारी पाक आर्मी भी मौजूद है, एनडीएमए भी मौजूद है। उसके बावजूद मुझे नहीं मालूम कोर्ट के पास ऐसी कौन सा खुर्दबीन है या क्या है कि जो इन ना आर्मी को नजर आ रही है ना किसी को, और उन्हें वो वाले खानदान नजर आ रहे हैं। चले, हुकूमत तो बेकार है, डफर है, जो भी है, और न ही दूसरी एनजीओ को नजर आ रहे हैं। तो ये मेरे पास एक सवाल है। ये हुकूमती रिपोर्ट थी, ये हुकूमती रिपोर्ट थी। और जहाँ तक बात है, वो एक मसला जो बहुत बड़ा है और जो भी थर के इलाके को जानता है, के लाइफ स्टाइल को समझता है, उसकी वजह जो है वो बहुत बड़ी ये है कि ये जो नेचुरल डिजास्टर है इसका हमें बहुत बड़ा नुकसान किसी वजह से हो रहा है। अच्छा। कि वहाँ का जो लाइफ स्टाइल है, वहाँ के जो मर्दों के फैसले हैं या मर्दों का तरीका है, उसमें वो ये बिल्कुल पसंद नहीं करते कि वो जो 10-10 और 8-8 की टोलियों में खानदान रह रहे हैं वो अपनी जगह छोड़े हैं या कुछ करें। वो अपनी जगह जब भी छोड़ते हैं जब उनका जानवर मर जाता है और ये जानवर को चारा नहीं मिलता। तो 25,000 स्क्वायर किलोमीटर पे फैले हुए इस इलाके को जो है, जिसमें तकरीबन 2400 जो है वो विलेजेस हैं, जो छोटी छोटी तादाद के हैं, 10-10, 15-15 घरों पे मुश्तमिल। उन वहाँ के और चोलिस्तान में फर्क भी यही है कि चोलिस्तान के डेजर्ट में ट्रांसपोर्टेशन आसान है, जबकि यहाँ जमीन थोड़ी वहाँ पे, जबकि यहाँ जो है ये बहुत ही रेतीली है और यहाँ पे खास किस्म का प्लस जिसमें के डबल फैक्ट्री लगाई जाती है जिसे केकड़ा कहते हैं। ठीक है, मैं समझ गई जी। ये इस्तेमाल होता है। तो वो जो वहाँ का एक स्टर्बनिटी जो वहाँ की है कि वो वहाँ पे हर काम औरत को करना है, हर मौसम में, हर औरत की सिचुएशन में, और वो अपनी जगह नहीं छोड़ते, तो ये चीजें जरा मसला करती हैं। अच्छा। और हर एनजीओ भी जो होगी उसको ये मसला होगा। हाँ। लेकिन जहाँ तक देखें, एक बात है वो ये है कि हमने ये जरूर कहा है कि जी ब्यूरोक्रेसी ने जो किया, जो गफलत बरती, हमने उनको मुअत्तल भी किया, जो भी हो सकता है। लेकिन मैं ये बात जरूर कहूंगी कि थर का वाकया हो या लाड़काना का वाकया हो या हमारे जिस्म के भाई को जिस तरह से शहीद किया गया या और इस तरह के वाकयात जिस तरह से हाइप की जा रही है, अच्छा, इसको बहुत संजीदगी से देखना चाहिए। क्योंकि थर में जो पाकिस्तान में हमारे यहाँ माल न्यूट्रिशन है वो सिंध में सबसे ज्यादा है और थर में उससे भी ज्यादा। इसी तरह मोर्टेलिटी रेट इस तरफ आऊंगी, पाकिस्तान में है, लेकिन थर में जो है वो 9% है। चलिए, मैं इस तरफ भी आऊंगी कि मीडिया जो है, अगर मीडिया इशू नहीं उठाता तो मामला इस तरह हाईलाइट नहीं होता। फिर भी हम पे इल्जामात ओवर प्ले हम कर रहे हैं, सिंध के वजीर इत्तलात कह रहे हैं। जरा मैं एक और खबर के हवाले से हारून साहब से जरा मौकिफ ले लूं। शैला साहब, मुझे आप अगर एक सेकंड दे दीजिए। मेरे साथ इस वक्त इंडियन सहाफी अभिषेक पाटिया मौजूद है टेलीफोन लाइन पर। हारून रशीद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अभी थोड़ी देर पहले की खबर है कि जो नरेंद्र मोदी साहब हैं, जो वजारत उज़्मा के उम्मीदवार हैं इलेक्शन जो होने जा रहे हैं इंडिया में, उन्होंने आम आदमी पार्टी के जो सरबराह हैं केजरीवाल साहब, उनको पाकिस्तानी एजेंट करार दिया है। और साथ में वो ये भी कहते हैं कि AK-47 जो 47 जो हैं, 3 हैं, उनमें से एक जो केजरीवाल साहब हैं वो भी हैं। तो पहले तो मैं अभिषेक साहब आपसे सवाल पूछना चाहूंगी, ये इंडिया में सियासत, हम पाकिस्तान पे हर तरह का इल्जाम तो सुनते हैं, सियासत के मैदान में लोगों से वोट हासिल करने के लिए भी आपको पाकिस्तान का नाम लेना पड़ता है, बुरा भला कहना पड़ता है, और आपने एक पार्टी के सरबराह पर यह इल्जाम लगा दिया जो आपके मुल्क के मुताबिक गद्दारी नहीं है। देखिए, सीधी सी बात मैं आपको ये बता दूं कि आप जो है ये एक बहुत ही अजीब सी मानसिकता है कि किसी एक सियासी पार्टी को उठा करके आप आप ये ख्याल करने लगती हैं कि पूरे हिंदुस्तान का रिप्रेजेंटेशन हो रहा है और पूरे हिंदुस्तान में इस तरह के वाकयात हो रहे हैं। इस देश में चुनाव होने वाले हैं और चुनाव के पहले तमाम तरह की सियासी पार्टियां अपनी अपनी आइडियोलॉजी के मुताबिक तमाम तरह के मुद्दे उठाती हैं। अच्छा। आज भी यहाँ पर इस देश में कश्मीर के बारे में जो पोजीशन है भारत की, वो एकदम से क्लियर है कि कश्मीर भारत का हिस्सा है। अच्छा। और जो कश्मीर को लेकर विवाद
विवाद है वो विवाद को शिमला समझौते के वक्त भी और उसके बाद भी बातचीत के साथ सुलझाने की कोशिश भी की जा रही है। तो जो कुछ भी सियासी यहाँ हमले हो रहे हैं उनको आप ये ना सोचें कि वो पूरा हिंदुस्तान मिलकर के ऐसा कह रहा है कि वो AK-49 है या दूसरी सियासी पार्टियां। ऐसा किस देश की सियासत में इस तरह के हमले हमें पता होता है ना कि इलेक्शन से पहले ऐसा माहौल बनाया जाता है कि जनता जो है आपकी जबान में आवाम से वोट हासिल किए जाएं, तो ये माहौल तो आप लोग तो खुद ही अपने चैनल्स पे क्रिटिसिज्म कर रहे होते हैं। अब पाकिस्तान पे ये इस तनाजुर में बात करें वो वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार आप कह रही हैं कि अगर ऐसा माहौल बनाया जाता है तो ऐसा माहौल बनाने वाली पार्टी को इस देश में रूल करना चाहिए 1947 के बाद से ही। ऐसा नहीं है। इस देश में जो हिंदुस्तान की हम बात करें तो हिंदुस्तान में जो जिनका भी रुख बहुत ही अधिक अल्ट्रा नेशनलिस्ट रुख है वो सत्ता पर सबसे कम समय के लिए काबिज रहे हैं और जिनका सेकुलर रुख है वो सबसे ज्यादा वक्त तक काबिज रहे हैं। अच्छा। तो ये एक सियासी पार्टी की बात को आप बार बार हिंदुस्तान की आवाम से जोड़ देंगी, हिंदुस्तान की सियासत से जोड़ देंगी और ये मान लेंगी कि हिंदुस्तान की सियासत का चेहरा है। ये सोच ही अपने आप में गलत सोच है। अच्छा, तो आप इसको फिर कंडेम करते हैं बतौर सहाफी, एज जर्नलिस्ट? देखिए, आप अगर मेरी जाती राय आप जानना चाहेंगी तो मेरी सीधी से इस मामले में राय है कि चाहे वो कश्मीर का मुद्दा हो या फिर वो इसके पहले एक जो बात हुई थी हिंदुस्तान में जो क्रिकेट के मुद्दे पर मुकदमे लाद दिए गए थे, आप किसी भी मुद्दे का इस्तेमाल नफरत फैलाने के लिए नहीं कर सकते हैं। ये एक कॉमन राय इस देश में है। अगर इस देश में कॉमन राय नहीं होती तो जो लोग इस तरह की राजनीति करते हैं वो इस देश की बागडोर को शुरू से ही संभाल रहे होते, पर ऐसा नहीं हो पा रहा है। आज भी यहाँ पर ये स्थिति है कि कंडेम करते हैं इस तरह के स्टेटमेंट देने से जो अब नेबर कंट्रीज हैं उनके ताल्लुकात खराब होते हैं, ये तो आप मान रहे हैं ना? मैं आपको आप अगर मतलब आप ये चाह रही हैं कि आप जिस तरह से कह रही हैं वैसे मैं जवाब दूं कि मैं कंडेम करता हूं, उससे आप संतुष्ट हो जाएंगी? अगर ये आपकी इच्छा है तो आप उसको अपने हिसाब से आप उसका बयान ले लीजिए। मेरा सीधा सा मानना है, जो मैं लगातार आपसे कह रहा हूं, कि नफरत फैला करके कोई भी सियासत नहीं कर सकते हैं और अगर ऐसी सियासत की जाती है तो उसका कंडेम हम या आप क्या, इस देश की जनता करती है। इस देश की जनता कंडेम अगर ना करती तो मेरी बात पर आप गौर कर नहीं रही है, जो मैं बार बार कह रहा हूँ। तो ये ताकतें जो नफरत फैला करके सत्ता में काबिज होना चाहती हैं, ये आजादी के बाद से इस देश की सत्ता पर काबिज होती है, जो कि नहीं हुआ है। अच्छा, ये बहुत हमारे जो सहाफी हैं, कॉलम निगार हैं बड़े मारूफ, हारून रशीद साहब, उनकी राय जान लेते हैं। हारून साहब, ये जो आपने सुनी होगी खबर, तो अब इस तरीके से वोट लिया जाएगा इंडिया में, नरेंद्र मोदी साहब के हवाले से कह रहे हैं ये सिर्फ एक पार्टी का स्टांस है, इंडिया का चेहरा नहीं है। आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं हारून रशीद साहब? गुजारे यह मैंने आपसे दरख्वास्त की थी कि 5 मिनट में बात कर सकता हूँ। मैं कॉलम लिख रहा हूँ, 7 मिनट गुजर गए। सर मैं आपसे माजरत चाहती हूँ। मैं मजबूर आपके हाथों, टेलीविजन वालों के हाथों। सर मैं माजरत चाहती हूँ। कुछ सकते नहीं, मुझे क्या पता नरेंद्र मोदी क्या चाहता है। हाँ। और किस लिए चाहता है। हाँ। सब जानते हैं कि इंडिया एज होल, मेजॉरिटी ऑफ देम, नफरत की उन्हें तालीम दी गई है, पाकिस्तान का वो खात्मा चाहते हैं। ये है साफ और सादा सच। बाकी है सफारतकारी, बाकी है डिप्लोमेसी, बाकी है लिप सर्विस। नरेंद्र मोदी इंडिया के इज्तिमाई ज़मीर की ज्यादा नुमाइंदगी करते हैं। अच्छा, तो आप ये समझते हैं, पहला तो लोगों को ये भी है कि अगर तो वो बन जाते हैं भारत के वजीर आजम तो ये पाकिस्तान के लिए कैसा होगा? ये ताल्लुकात जो बनते बिगड़ते रहते हैं मजीद खराब हो जाएंगे हारून रशीद साहब? नहीं, मजीद क्या खराब होंगे? जब वो हुकूमत संभालेंगे कि तो बहुत से हकायक उन पर मनकशिफ होंगे, उनका रवैया बदलेगा। नरेंद्र मोदी थोड़ा हमारी कामयाबी नाकामी का बायस बन सकते हैं। हमारी कामयाबी या नाकामी का बायस हम खुद हैं। और ये आम आदमी पार्टी का आपको इसमें ऐसा क्या कसूर लगता है कि वो पाकिस्तानी एजेंट करार दे रहे हैं? ऐसा क्या करने जा रही है? अगर वो आते हैं तो क्या वो थोड़ा सा सच बोलने की हिम्मत करते हैं और वो गवारा नहीं है, और पाकिस्तान में भी सूरत हाल यही है। चलें, ठीक है, थैंक यू सो मच हारून रशीद साहब। आपका मैं मौकिफ लेना चाह रही थी अब गवर्नेंस के इशू पर भी, लेकिन आपने कहा कि आप कॉलम लिख रहे हैं इसलिए टाइम भी देख सकते हैं। और मैं अपने जो गेस्ट हैं उनसे थोड़ी माजरत चाहूंगी। ये इशू ऐसा था और बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे आया तो मैंने चाहा कि इसे जरा टेकअप कर लें, इंडिया का वर्जन भी ले लें। मैं आपकी तरफ आती हूँ चौहान साहब, जाहिर है आपकी भी हुकूमत है, आपको भी गवर्नेंस के इशू हैं खैबर पख्तूनख्वा में,
लेकिन आप सिंध की सूरत हाल को अगर मैं एक मैनेजमेंट के तौर पे पूछना चाहूँ कि किस तरीके से इसकी इंतजामिया इसको देख रही है, क्या कोताही है, क्या वाकई ऐसे हर्डल्स हैं जिनका जिक्र शैला रज़ा साहिबा कर रही थी वही है, या थोड़ी सी गफलत और लापरवाही भी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें सदफ, बात यह है कि जहाँ तक तो शहला बीबी का ये कहना है कि थर के जो है वो रिहेबिलिटेशन में उनके ख़ानदानी रसूम और रवाज जो है वो हर्डल और बैरियर और ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि सिर्फ यही वजह नहीं है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि वो पार्टी के जो पिछले 40 साल से सिंध के अंदर वक्तन फ़वक्तन रूल करती रही है और अभी भी पिछले 6-7 सालों से वो रूल कर रही है, मैं ये समझता हूँ कि उनके मुंह से इस किस्म के जो है वो क्या कहते हैं कि जस्टिफिकेशंस जो है वो अच्छी नहीं लगती। अच्छा। और ये तो जस्ट वही हुआ कि बैड मैन कॉज विद हिज टूल के मजदाक नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। असल बुनियादी चीज़ ये है कि प्रायोरिटीज नहीं है। अब तरजीहात का आलम यह है कि थर की जो 5 या 4 तहसीलें हैं उसमें से सिर्फ एक तहसील के अंदर लेडी डॉक्टर की तैनाती थी, बाकियों में लेडी डॉक्टर की तैनाती नहीं थी, इस चाहे वो कहत से पहले। और हकीकत यह है कि आपकी जो थर की 5 या 4 तहसीलें हैं उसमें से 166 असामियां मर्द डॉक्टरों की अभी तक खाली हैं। अब आप मुझे यह बताएं, इस किस्म के और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो बताती हैं कि समथिंग इज रॉन्ग इन द बॉटम। अब लोग कहते हैं कि जब ये साई साई खेल रहे थे और उस वक्त जो है वो मोर और बच्चे जो है वो मरना शुरू हुए और इन्हें तवज्जो नहीं दी। बात बिल्कुल ठीक है, अगर मीडिया इसको हाईलाइट ना करता तो आप यकीन जाने इन्होंने साई साई और डैसू डैसू और मरासू मरासू ही खेलते रहना था। और ये तो सिर्फ आपके मीडिया का ही सारा किरदार है कि जिससे इसको हाईलाइट किया और उसके बाद फिर पाक फौज, फिर एनजीओज, फिर बाकी सारे लोग शामिल हुए। मैं ये समझता हूं कि ये हमारी एक इज्तमाई बेहिसी है और खुसूसन वो सियासी जमातें कि जो 40 साल तजर्बा रखती हैं रूल का, 40 साल। अच्छा। कम से कम उनके दौर के अंदर ऐसा हो और जो सिंध की जो है वो नामूस का, सिंध की सकाफत का, सिंध की सॉवरेनिटी के इतने बड़े अलमबरदार हों, तो मैं ये समझता हूं कि सिंध की सॉवरेनिटी और सिंध का जो है सकाफत वो तो गरीब आवाम के जरिए से होती है, आप वो तो मिडिल क्लास लोगों के जरिए से होती है, इतनी बड़ी तारीफें कर रहे हैं फयाज साहब से होती है। ठीक है, मैं जरा जब मैं केपीके की गवर्नेंस पे आऊंगी तो मैं उम्मीद करूंगी आप उतना ही तारीफ मीडिया की उस इशू पर भी करेंगे जब मैं आपके मामला उठाऊंगी। शैला साहिबा, एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद मैं आते ही आपको टाइम दूंगी और आपसे सवाल पूछूंगी कि क्या साजिश नजर आ रही है कायम अली शाह साहब को, उसका भी जवाब दे दीजिएगा और इनकी बात का भी जवाब दे दीजिएगा। छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं। एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ। शैला साहिबा जी, आपकी जानिब आती हूँ, बस एक सवाल मेरा आप सुन लीजिए। वजीर आला सिंध कहते हैं पूरी दुनिया, पाकिस्तान, सिंध के अवाम को बताएंगे कि थर के इशू पर पसे पर्दा सिंध हुकूमत के खिलाफ साजिश हो रही है। लोग मर रहे हैं भूख से, वहां पे गंदुम नहीं पहुंच सकी, सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्टें जमा हो रही हैं। आप साजिश, किसकी साजिश, ये कौन है जो गंदुम रोके बैठा था, जरा सामने तो लाए उन्हें फिर शैला साहिबा। ठीक है सदब, लेकिन इससे भी पहले मेरा दिल चाह रहा है कि मैं नरेंद्र मोदी पे भी कुछ कमेंट बिल्कुल कहिए, बिल्कुल कहिए। देखिए, बीजेपी जो है उसको हम अगर ये कहें कि वो हिंदू तालिबान है तो ये कम नहीं होता। बाबरी मस्जिद का वाकया भी इन्हीं के दौर में हुआ और ये जो नरेंद्र मोदी जो कि वजीर आला है गुजरात में जो मुसलमानों का कत्लेआम हुआ ये उनके वाहिद जिम्मेदार आते। और इससे पहले भी बीजेपी जो है हमेशा इनके साथ बाल ठाकरे और इन सब की इनको हिमायत हासिल रही और इनका इतना बुरा इंप्रेशन था जिसको उन्होंने इस तरह से चेंज किया कि एक ऐसा शख्स जो शायर था, अच्छी बातें करता था, अटल बिहारी वाजपेयी, इसको इन्होंने अपने अंदर शामिल किया और थोड़ा सा अपना इंप्रेशन सही किया और ये आ गए। लेकिन हकीकत में हम समझते हैं कि ये हिंदू तालिबान है। ठीक है। तो अगर वो पाकिस्तान का नाम ले रहे हैं तो ये पहली दफा वो नहीं कर रहे हैं, उनको हर चीज में यही होता है। और दूसरी बात ये कि एक रिवायतों में जबरी भी उसकी पार्टी है, उसमें आम आदमी पार्टी जो है उनको अपने लिए खतरा नजर आ रही है। ठीक है, तो हम ये करेंगे। दूसरी अब हम आ जाते हैं इस बात में, मैं दिल चाह रहा था मैं इसमें कमेंट। देखिए, इस वक्त जो हम बात कर रहे हैं, मेरे भाई फयाज चौहान साहब हैं, अक्सर अपनी जबानदानी की वजह से काफी निशाना बनते हैं लोगों का। इनको मैं बताना चाहती हूँ
6 साल से है, जिसमें कानपुर जो है वो ग्रीन बेल्ट है और वहाँ पे कभी धंधा नहीं होता। और बाकी जो सर है उसमें पीपल्स पार्टी कभी भी वहाँ पावर में नहीं थी और हमारे पुराने टेन्योर में भी हम वहाँ पे नहीं थे, लेकिन हमने वहाँ पर 56 ऑस्मोसिस रिवर्स बैक्टीरिया फ्री प्लांट जिसमें लोगों को पानी मिला, वरना 2 साल से बारिश नहीं हुई थी। ठीक है, 2 साल में आपको दोबारा कनेक्ट करें शैला साहब। आप जाहिर है आप ट्रैवलिंग में हैं, आप ट्रैवलिंग में ना आपकी आवाज डिस्टॉर्शन हो रही है। इस पे मैं दोबारा कनेक्ट करती हूँ। मैं साजिश जरूर पूछना चाह रही हूँ कौन कर रहा है। फयाज साहब ठीक है, आपने जाहिर है आपने निशानदही की, आपको जो लगता है चीजें ठीक नहीं हो रही हैं। जरा आपके सूबे पर आ जाते हैं। तनख्वाहों में 190% पहले मैं एक चीज जो है ना, मैं पहले की प्रायोरिटीज क्या है और अवामी इशू हल हो गए जो अरकान ने सोचा कि हम जरा अपने मसाइल देख लें। फयाज साहब सदफ पहली बात तो ये है कि मैं सिर्फ एक चीज कमेंट करना चाहूंगा कि अगर थरपारकर से इनकी सीटें नहीं निकलती थी लेकिन हुकूमत इनकी होती थी, और माशाल्लाह मेरी बहन जो है वो दूसरी तीसरी दफा जो है वो सूबाई असेंबली की मेंबर बनी है। उनको ये पता होना चाहिए कि जिसकी हुकूमत होती है उसी की सुपरविजन और उसी की जो है ना वो हुक्मरानी होती है पूरे सूबे के हर कोने खुदरे में। ठीक है ना जी, ये कम अज कम लोगों को मिसगाइड मत करें कि वहां पे अगर आपका कोई MNA MP नहीं जीता था तो वहां पे आपकी अथॉरिटी नहीं होती थी, आपकी रिट नहीं होती थी। रिट आपकी थी और आपकी जिम्मेदारी बनती थी। दूसरी चीज ये है कि कितनी बदकिस्मती की बात है कि हमारे हुक्मरान वहां पर जाते हैं तो थर के बेचारे गरीब और ना खानदा जो है मुतासीन से पूछते हैं इंग्लिश में, हाउ आर यू, व्हाट डू यू वांट, व्हाट्स द फीलिंग अबाउट द गवर्नमेंट मेजर्स, और वो आगे से बेचारे चलो साहब आप मुझे अगर साजिश बता दें। वो जबान दांतों में लेकर हैरानगी से देखते हैं। आखिरी बात कायम अली शाह साहब अपनी गुलाबी इंग्लिश में अपने साईं को खुश करने के लिए अपने साईं को खुश करने के लिए क्या करते रहे हैं? चले क्या करते रहे? ठीक है, हमारे लेट इट टॉक। जी शैला साहब मुझे साजिश बता दीजिएगा। पिछले 5 साल में अब तुम बनती है बिलावल जरदारी साहब की जब इंग्लिश में पूछे किसी मुतासिर से कि हाउ आर यू, जवाब लेंगे तो आपको पता चलेगा ना वो क्या कह रही है। KPK में लेडी हेल्थ वर्कर अगवा होकर कत्ल हो रही है, जो खामोश करें। मेरा कहना यह है KPK के अंदर बेवाओं को जो है वो 10,000 का वजीफा भी हमने लगाया। KPK के अंदर खवातीन के लिए जो है वो थानों में अलग बनाए हैं। KPK के अंदर हमने थानों में खवातीन के लिए अलग रिपोर्टिंग रूम भी बनाए हैं। आप सभी भी ढंग से प्रोग्राम करना नहीं जानते क्योंकि ये जमीयत के नाजिम रह चुके हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के। नहीं, बात जमीयत की नहीं है, बात सच की है, बात सच की और हक की है। आप नरेंद्र मोदी की बात करते हैं, नरेंद्र मोदी तो कातिल है ही है। हमारा नरेंद्र मोदियों से कम नहीं है जिन्होंने इस पाकिस्तान की आवाम की कत्लो गारतगिरी में कोई कसर नहीं छोड़ी। इनका माइक खामोश कर दें। इनकी आप उसी तरीके से जवाब दीजिएगा। शैला साहिबा को जरा कंप्लीट करने दें। ठीक है जी शैला साहिबा, साजिश कहना ये है कि इसको जरा खामोश कर दे। तो मैं बात कर लूँ, इख्तलाफ अपनी बारी में कर लेना, कुछ पढ़ा लिखा होने का सबूत तो देना। मेरा कहना ये है कि आप अच्छा पढ़ा लिखा होने का सबूत दे रही है, झूठ बोल रही है। आप कहती हैं कि थरपारकर से हमारी सीट कोई नहीं और हमारी जिम्मेदारी नहीं है। मुझे फिर मैं नहीं चाहती मैं माइक बंद करूं। हुकूमत की है, सूबे की, और आप कहती हैं हमारी वहाँ पे कभी जिम्मेदारी नहीं रही। जवाब लेने दें। झूठ तो आप बोल रही है ना दीदी। सख्त करनी है आपको। आप तो साबित कर रही हैं। फयाज साहब ये बता देना, आप लोगों ने 190% जो इजाफा किया है, आपने आवाम के मसाइल हल कर दिए। जो अरकान असेंबली अपनी तनख्वाहों में इजाफा कर रहे हैं। फयाज साहब मेरे सवाल का चले आप जवाब दे रहे हैं। आप शैला साहिबा को छोड़ें, आप शैला साहिबा को छोड़ें। पीपल्स पार्टी ने हुकूमत की है सूबाई। फयाज साहब आपकी हुकूमत KPK में है, नहीं कर सके। हिमायत करते हैं। फयाज साहब अभी तो घर की बात हो रही है ना, मुझे सुन रहे हैं ना, इनसे सवाल पूछूंगा ना। नहीं मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, आप सवाल नहीं पूछ रहे हैं। जरा ये 190% इजाफा जो आपने किया है, ये क्या आप लोगों ने अपने मसाइल हल कर लिए, अवाम के मसाइल अमन दे दिया? 3 महीने से ड्रोन हमला नहीं हुआ है। देखिए आप मेरे बात मैं इसका जवाब देता हूँ, मैं इसका जवाब देता हूँ। फिर आप इन्हें टाइम दे दीजिएगा। आप क्या समझती हैं सदफ, मुझे एक सेकंड दे दीजिए शैला साहिबा। आप क्या समझती हैं कि हम अरबों और खरबों रुपए की करप्शन के जरिए से पैसा बनाए? हमारे MNA और MPA को इतनी बाइज्जत जो है वो तनख्वाह मिलनी चाहिए
कि ताकि वो करप्शन से पाक होकर और हाजा मिन फजले रब्बी के जो पैसे हैं जो आसिफ अली जरदारी साहब ने और इनके जो है वो जितने इनके हवारी हैं उन्होंने जो खरबों रुपए जो है वो पिछले कई सालों से सियासत में कमाए हैं। हाँ। हम इस किस्म की रवायत नहीं डालना चाहते, हम बाइज्जत किस्म की सैलरी देना चाहते हैं एमपीएस को ताकि वो दयानतदारी के साथ आवाम की और सूबे की खिदमत कर सकें, खिदमत करना चाहते हैं। अब आप जवाब दे दीजिए, फिर मैं इनसे और सवाल भी पूछ लूं। जी शैला साहिबा, मुझे साजिश नहीं समझ आई वैसे अभी तक। अगर ये खामोश होंगे मैं बात कर दूंगी, ठीक है। मैं ये कहना चाहती हूँ, इसको बहुत संजीदगी से मैं बात कर रही हूँ, इसको मैं क्लेम कर रही हूँ। हमारी पिछली गवर्नमेंट में हमने वहाँ पे 56 ऑस्मोसिस प्लांट लगाए, मिट्टी कैडेट कॉलेज खोला, इस अलावा काफी काम किया। अब जेरे जमीन जब पानी खत्म हो गया, 2 साल से बारिश नहीं हुई, तो इसमें हमारी गलती तो नहीं है। ये जो इंटरनल डिस्प्लेसमेंट होती है, माइग्रेशन, ये नॉर्मल होती है मार्च के महीने में। ये 28 फरवरी को हमारा सेशन खत्म हुआ, तो वो लोग मिट्टी में जो लोग 22 और 20 मार्च तक नीचे आते हैं, क्योंकि वहाँ पे चारा खत्म हो गया जानवर का। वो तो हो गया। शैला साहिबा, अब क्यों ये खबर तरफ से गैर जिम्मेदारी हुई है? नहीं कर सकती, मान लें कि आपकी तरफ से बैड गवर्नेंस हुई है, बात कर सकती। मान लें ये आदमी की बात नहीं है, सच को माने आप उसको सुने। मैं आपके बारे में मेरी मुखातिब करें ना, सिर्फ फेस्टिवल के फांसी और यानी फिराने में पैसे थर में लगाते हैं तो शायद जो आधा मसला हल हो जाता। ये प्रोग्राम छोड़ नहीं, आप प्रोग्राम नहीं छोड़े, आप जवाब दें। मुझे जो मौजूदा सूरत फयाज साहब मुझे सवाल पूछने दीजिए। फयाज साहब मुझे सवाल पूछने इतने बीचे तरीके से आप झूठ एक ही सवाल पे जब से अटकी हूं। आवाम से गलत बयानी कर रही हैं। जी नहीं, आप अपनी बारी पे मेरी गलत बयानी को अपनी सही बयानी से और अपनी बदकलामी से अप्रूव कर दें, मेरी बारी में खामोश रहे। मेरा कहना यह है कि ये जो बच्चे हैं छोटे, हेलो जी जी जी, ये जो है ये इनकी आमदनी जो है ये नवंबर और दिसंबर में ज्यादा है। अगर कहत साली होती तो जी सिर्फ शीरखार ही ना मरता, बड़े उससे बच्चे भी मरते। कहीं गफलत जरूर है कि जो एक गंदुम जिसको 20 मार्च तक बटना था और लोगों को भी 20 मार्च तक आना था, लेकिन वो बड़ी तादाद में वक्त से पहले आ गए और वो उन तक नहीं पहुंच सकी। लेकिन लोगों के मरने, अगर कहत होता तो बड़े भी मरते, बच्चे भी मरते, औरतें भी मरती। अच्छा। लेकिन यहाँ शीरखार की डेथ है, तो ये जो डेथ होती है शीरखार की, साजिश है, होती है। इसको इस दफा जिस तरह से हाईलाइट किया गया है, ये इसमें जरूर कोई साजिश है। हम ये मानते हैं कि कहीं कोताही भी है, लेकिन ये कौन कर रहा है? डिजास्टर होता है वहाँ पे आप उसका मुकाबला नहीं कर सकते। अब जहाँ तक साजिश की बात है, तो देखिए इस वक्त मुल्क में बहुत सारे अमूर चल रहे हैं। हाँ। और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी एक क्लियर स्टैंड उनके अगेंस्ट रखती है। हम जो है 1.5 बिलियन को ये कहते हुए कि जी हमें कहीं से इमदाद नहीं लेनी, अमेरिका से भी नहीं लेनी चाहिए, लेकिन बनी गाला में हम उस पर कोई डिस्कशन नहीं करते जब अपने यहाँ बुलाते हैं। हम और वजीर आजम अगर बैठ जाए, घर में कोई इशू है तो वो मुख मुका, और बनी गाला में आप उन्हें बुलाएं तो वो मुख मुका नहीं है। अगर सिंध में MP MNAs, मेरी तनख्वाह आप यकीन करेंगी कि एज डिप्टी स्पीकर मेरी तनख्वाह पिछले टेन्योर में 27,000 और मुझे घर का किराया मिलता था 37,000। अगर सिंध हुकूमत ने वो तनख्वाह बढ़ाकर और घर का किराया 37 से 50,000 कर दिया, तो मुझे बताइए कि सुप्रीम कोर्ट ने उस पे सो मोटो ले लिया और उसको किसी तरह बहाल नहीं किया। लेकिन आज के पीके में चलिए आपकी अदालत से शिकायत, बजट चला गया। नहीं, मुझे जवाब मुझे बता दें, तनख्वाह बढ़ाई है, मैं जवाब दे दूं इसका। पीपल्स पार्टी सुन लो ना, हम ये कह रहे हैं, आप भी आप सुन लो ना, बात पूरी कर लूं मैं। अब आप सुन लेना, अब आप सुन लेना, आपकी बात पूरी होगी, आप सुन लें। आप लोग नहीं, मेरी बात पूरी नहीं हुई। आपकी बात कैसे हो गई? मुझे जरा थोड़े और सवाल भी पूछने। आप पूरी हो गया, मुझे सुन लेना। अपनी भी बद कलामी जो है वो बंद कर देना, थोड़ी सी आप अपनी बद कलामी बंद कर देना, आप सुन लें। सर बात ये है सदर, इन्होंने तो हराम तरीके से इन्होंने कमा लेना है, इन्होंने करप्शन के जरिए से कमा लेना है, इन्होंने बदयानती के जरिए से कमा लेना है, इन्होंने 800 अरब रुपया सालाना करप्शन की, इन्होंने पिछले 5 सालों में 800 अरब रुपया सालाना करप्शन की। ये मेरी बात नहीं है, ये आपका मीडिया कहता है, सुप्रीम कोर्ट कहता है। मुझे
बंद करना इन्होंने पड़े। तो करप्शन के जरिए से कमा लेना है। फयाज साहब, नहीं, देखो इन्होंने तो करप्शन के जरिए से कमा लेना है, और ये मैं नहीं कह रहा, ये सुप्रीम कोर्ट कह रही है, ये मीडिया कह रहा है, हराम ये झूठ हटाई ये कह इस रहे तरह हैं। के अल्फाज छोड़ दें। फयाज साहब एक बड़े इंपॉर्टेंट इशू की तरफ आने दें। करप्शन की जो है फयाज साहब तबलीग नहीं करनी। इस्तेमाल करने चाहिए। फयाज साहब अगर आप सीरियस है ना, हमने अपने सीरियसली आप बात करना चाहते हैं, ज्ञानती की और किकबैक की और कमीशन की तबलीग नहीं देनी। सर अगर तकरीर हमने ना करें, दयानतदारी के साथ एमपीएस को खिदमत करने की तरफ लेके आना है। ये पीपल्स पार्टी और आसिफ अली जरदारी साहब की रवायात हमने यहाँ पे केपी के अंदर नहीं डालनी। फिर मैं आपको माइक भी बंद कर दूंगी तो फिर आपकी तरफ कोई सवाल भी नहीं आएगा। ये नहीं, माइक बंद करने वाली क्या बात है? मेरी बात सुन ही नहीं है। साहब एक सीरियस इशू पे अब बात दीदी को कहना 2 मिनट खामोश हो, मेरी बात सुन ले। आपकी बात इनमें तो हौसला है तो आप सुन ले। बहुत इंटरप्शन कर रहे हैं। फयाज साहब ये जो पोलियो वर्कर जी, जी। है, एरोप्लेन है इनकी पार्टी अब देखें ना, अब ये वो किसी को नजर चलिए अब फयाज सुने। साहब ये जो पोलियो वर्कर और आसिफ अली जरदारी साहब बेदीनो सैनमे के जो है टिकट ब्लैक किया करते थे अपने सैनमे के। आसिफ अली जरदारी अपने ही सैनमे के टिकट ब्लैक करवाया करते थे। आप क्या बात कर रही है कोई दीदी? दलील नहीं दे सकते। आपको ये नहीं पता? मैं दलील दे सकता हूँ। आप कराची के अंदर चले जाए, एक नहीं, दो नहीं, लाखों अफराद इस बात की गवाही देंगे कि आसिफ अली जरदारी साहब टिकट ब्लैक किया करते थे अपने ही सैनमे के, बेदीनो सैनमे के। आप क्या बात कर रही इस है? टॉपिक पे आना ही नहीं चाह रहे। फयाज साहब आ जाए ना, जरा सीरियस इशू पे वो बात बात नहीं सुनती ना, जो सुनने बीच में की इंटरप्ट आप करती उनको है। छोड़ दें, आप मेरे सवाल सुन लेना। मैं भी अच्छा, तो बैठी पूछे, सवाल पूछ पूछे, रही हूँ आप सवाल आपसे। पूछे। ये जो सलमा जिनका आप कत्ल सवाल पूछे, बर्बरियत सवाल के पूछे। साथ हुआ है, आप लोगों की जानिब से ना तो कोई उनके घर में कोई जाके मिला, खैरियत दरियाफ्त की, ना ही इस वाक़े की मजम्मत की, ना ही ये जानने की कोशिश हो रही है कि क्या वाक़या था। जबकि अगर किसी और सूबे में इस तरह का कोई और इशू होता है, सबसे पहले आप लोग आवाज उठाते हैं। तो ये आप लोग किस तरह की गवर्नेंस कर रहे हैं? सिर्फ इल्जाम तराशी ही कर रहे हैं, पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं? अपने घर के मामलात भी तो देखें ना फयाज। मैं जवाब देता हूँ। असल मसला ये है कि केपीके के अंदर इमरान खान साहब ने अपनी लीडरशिप के अंदर पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा पोलियो की वो मुहिम चलाई है कि जिसको आपका WHO वालों ने आके यहां पर पाकिस्तान के अंदर उसको अप्रिशिएट किया कि इस अंदाज से आज तक पाकिस्तान के अंदर पोलियो की मुहिम नहीं चली। और फिर हमने सिर्फ पोलियो नहीं, 8 दूसरी बीमारियों के भी तकरीबन लाखों की तादाद में 50-55 लाख बच्चों को हमने जो है वो पेशावर डिवीजन और फिर उसके इर्द गिर्द के इजला के अंदर हमने दिया, जो है वो कतरे पिलाए। ये वो हमारी कैंपेन थी कि जिसको सबूताज करने के लिए वो तमाम दुश्मन ताकतें जो पाकिस्तान के अंदर भी हैं, पाकिस्तान से बाहर भी हैं, उन्होंने ये हरकत की। हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। और सिर्फ इमरान खान साहब ने इसकी मजम्मत नहीं की, आपके परवेज खटक साहब ने भी, और हमारे जितने वहां पे गुजरा है उन्होंने भी इसकी मजम्मत की है। मेरे सामने नहीं है। आमना बच्ची जिसने नहीं, सुसाइड ऐसी की, बात गलत नहीं हुआ, है। उसकी मजम्मत करते हैं, प्रेस रिलीज आती है। शेख रशीद साहब बड़े मोतबर मुअज़्ज़िज़ MNA हैं, उनको ऑफलोड कर दिया जाता है प्लेन से, आप लोगों की प्रेस रिलीज आती है, मजम्मत होती है। इस वाक़े पे आपकी हुकूमती सतह पे कोई कुछ नहीं कह रहा। बैठ के ये कह रहा हूं कि हम इसको भरपूर इसकी मजम्मत करते हैं, भरपूर मजम्मत करते हैं, और इसके खिलाफ पुलिस की बाकायदा इन्वेस्टिगेशन करके हम जो इसके जो है वो जितने उसके मुजरिम होंगे उन तक पहुंचने की भरपूर कोशिश करेंगे। और कौन सा आप जो बात सुनना चाहती हैं? मैं तो ये सुनना चाहती हूँ कि अनरेस्ट जो है आपके सूबे और में, पोलियो के हवाले से जो हमारा स्टैंड है वो इस वक्त पूरे पाकिस्तान में ना वफाकी हुकूमत का है ना किसी दूसरी सूबाई हुकूमत का है। आपने हमें एक हल बताया था कि ड्रोन रुक जाएं तो फिर ये दहशतगर्दी रुक जाएगी, अमन का भी दौर चल रहा है, मुज़ाकरात चल रहे हैं। जो जो आप लोगों ने कहा था, जो हमें तरीका बताया था, ये हो जाए तो अमन आ जाएगा। फिर भी आपके सूबे में अनरेस्ट है, खवातीन को भी नहीं बख्शा जा रहा। फयाज साहब, ये मेरा आपसे सवाल है। सदफ आप कम अज कम इस बात को तस्लीम करें कि आज अगर ड्रोन्स रुके हैं और आपके मुज़ाकरात के प्रोसेस के तहत जो है वो आपका सीज फायर हुआ है, तो पूरे पाकिस्तान के अंदर कम से कम 90% जो है वो आपके बम धमाके और खुदकुश हमले जो है वो डिक्रीज हुए हैं। पहली बात। दूसरी बात, केपीके और कबायली पट्टी के ऊपर पिछले 14 साल से आपके 50 मुल्कों की कम से कम जो है वो 20-25 खुफिया एजेंसीज जो है वहां पे किरदार अदा कर रही हैं। वहां पे रा है, वहां पे CIA और MI6 है। अब वहां की जो इस किस्म की एक्टिविटीज है उसको आप गुड गवर्नेंस की तरफ अभी ना लेके आए। आपने गुड गवर्नेंस की बात करनी है। पुलिस को हमने गैर सियासी किया, ये गुड गवर्नेंस नहीं है। पटवार खानों से हमने रिश्वत खत्म की, क्या ये गुड गवर्नेंस नहीं है? राइट टू इंफॉर्मेशन बिल और राइट टू सर्विस बिल लाए, क्या ये गुड गवर्नेंस नहीं है? बेवाओं, मजदूरों और बेरोजगारों को 10-10 हजार वजीफा देने का शुरू किया है, क्या ये गुड गवर्नेंस नहीं है? गरीब आवाम को मुफ्त एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी कर रहे हैं, क्या ये गुड गवर्नेंस नहीं है? खवातीन के लिए थानों में अलग रिपोर्टिंग रूम कायम किया है, क्या ये गुड गवर्नेंस नहीं है? वुज़रा लेवल पे करप्शन खत्म की, क्या ये गुड गवर्नेंस नहीं है? आप क्या बात कर रही है? गुड गवर्नेंस जो केपीके के अंदर है वो पूरे सूबे और वफाक के अंदर आपको नजर नहीं आएगी। रेट भी नहीं है, ये भी खबरें आती हैं हमें।
नहीं तो बहुत से इलाकों के अंदर जो है वो पाक फौज और वफाकी हुकूमत की रिट भी नहीं है, जिसके पास फौज भी है, ISI भी है, जो है वो इंटेलिजेंस ब्यूरो भी है, MI6 भी है, और हम तो जो है वो पहली दफा इक़्तिदार के अंदर आए हैं। वैसे आप जिन पार्टियों की 6-6 दफा हुकूमतें रही हैं, उनकी अपने इलाकों में रिट नहीं है। नहीं, आपके दावे बड़े थे ना, इसलिए आपसे सवाल ये मैंने पूछा था। वैसे आपका जो तर्ज के मुताबिक अमल भी बड़े कर रहे हैं इंशाल्लाह, तर्ज गुफ्तगू है, बड़े कर रहे हैं इंशाल्लाह। तर्ज गुफ्तगू है ना, उसकी वजह से शैला साहिबा चली गई हैं, फोन नहीं उठा रही, उन्होंने आपकी जाहिर है कुछ बातों पे ऑब्जेक्शन किया। शैला साहिबा की मिसाल वो है, सुने एक मिनट बात, शैला साहिबा की मिसाल ये है, मगर डिसेंसी के दायरे में। थैंक यू सो मच, मेरे पास वक्त खत्म हो गया है। आपका बहुत शुक्रिया चौहान साहब। शैला रजा साहिबा, उससे पहले हम बात कर रहे थे इंडियन सहाफ़ी और हारून रशीद साहब हमारे साथ मौजूद थे। जाहिर है गवर्नेंस के मसाइल सिर्फ इस तरीके से हल नहीं होंगे कि आप ये कहें उसने भी तो ये किया था मैं भी ये करूं तो क्या हर्ज है, आपको काम करके दिखाना होगा, नहीं तो फिर अब अवाम आपको ऐसा रिजेक्ट करेगी कि फिर आपको वोट भी अब नहीं पड़ने हैं सही तरीके से। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, कल तक के लिए आपसे इजाजत चाहूंगी। अल्लाह हाफिज।